एक समय की बात है, उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में रामचरण नाम का एक व्यापारी रहता था। यह गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, जिसका नाम श्यामपुर था। श्यामपुर गांव के लोग रामचरण को उसकी चतुराई के लिए जानते थे, लेकिन उसका व्यापार अभी के लिए केवल इसी गांव तक ही फैला था। रामचरण अनाज, कपड़े और जड़ी बूटियों का व्यापार करता था। रामचरण बचपन से ही बेहद समझदार और चतुर था। उसने अपने जीवन की शुरुआत छोटे व्यापारों से की थी, जैसे गांव के किसानों से अनाज खरीदना और पास के शहर में जाकर उन्हें बेचना। रामचरण का सपना था कि वह अपने गांव में एक ऐसा व्यवसाय खड़ा करे जिससे वह पूरे जिले में मशहूर हो सके। उसका व्यापार धीरे धीरे फलने फूलने लगा। अनाज के अलावा उसने कपड़े और जड़ी बूटियां का भी व्यापार शुरू कर दिया। रामचरण बहुत मेहनती था और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सूझबूझ। किसी भी सौदे के दौरान वह एक नज़र में ही सही कीमत का अंदाजा लगा लेता था। वह गांव में सबसे सम्मानित व्यापारियों में गिना जाता था। गांव के बुजुर्ग उसे चतुर रामचरण नाम से पुकारते थे। एक दिन गांव में यह खबर फैलती है कि पास के बड़े शहर राजगढ़ में एक वार्षिक मेला लगने वाला है। इस मेले में सैकड़ों व्यापारी अपने वस्तुएं बेचने आते थे। यह मेला पूरे जिले के लिए खास आकर्षण का केंद्र था। रामचरण को लगा कि यह उसके व्यापार को बड़ा बनाने का सबसे अच्छा मौका है। रामचरण ने तुरंत मेले की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर वह कुछ ऐसा बेच पाए जो वहाँ के अन्य व्यापारियों से अलग हो, तो वह अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है। पर समस्या यह थी कि मेले में हर तरह के सामान पहले से ही बेचे जाते थे। अनाज, कपड़े, जड़ी बूटियाँ, गहने, सब कुछ पहले से मौजूद होता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या नया पेश करे जो उसकी पहचान बना सके और ज़्यादा मुनाफा दे। उसने अपने दोस्तों और व्यापारिक साझेदारों से सलाह ली, लेकिन उसे कोई ठोस सुझाव नहीं मिला। तभी एक रात रामचरण के दिमाग में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा कि लोग रोज़मर्रा की चीज़ें तो हमेशा खरीदते हैं, लेकिन अगर वह कुछ ऐसा बेचे जिसे लोग भविष्य के लिए उपयोग कर सके, तो वह ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। रामचरण ने कई रातों तक इस पर सोचा और अंत में उसने योजना बनाई। उसने तय किया कि वह आपदा प्रबंधन से जुड़ी वस्तुओं को बेचेगा। छाते, बाढ़ से बचने के लिए छोटी नावें, आग से सुरक्षा के उपकरण, इन चीज़ों के इस्तेमाल लोग रोज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपदा के समय जीवन रक्षक हो सकते हैं। रामचरण को यकीन था कि अगर वह लोगों के मन में डर पैदा कर दे कि उनके भविष्य में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वे ज़रूर इन्हें खरीदेंगे। रामचरण ने अपने कुछ कारीगरों को बुलाया। उनसे छाते, नाव और अन्य बचाव के उपकरण तैयार करवाना शुरू कर दिए। उसने इन वस्तुओं का प्रचार करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि यह चीज़ बहुत दुर्लभ है और आपदा के समय जीवन बचा सकती है। उसने लोगों के मन में यह डर बैठाने की कोशिश की कि अगर कल कोई बड़ी आपदा आ गई तो क्या वो तैयार हैं। जल्द ही मेला शुरू होने का समय आ गया। रामचरण अपनी दुकान लेकर वहाँ पहुँचा। मेले में सैकड़ों लोग पहुँचे थे और हर तरफ व्यापारियों की भीड़ थी। हर कोई अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहा था, पर रामचरण की दुकान कुछ अलग ही दिख रही थी। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बैनर लगाया जिस पर लिखा था, आपदा से बचने के अनोखे उपाय केवल आज के लिए। इस बैनर ने मेले में आने वाले लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग हैरान थे कि यह किस तरह का सामान हो सकता है। रामचरण ने छाते, आग से बचाव के उपकरण और छोटी नावें बड़ी सावधानी से सजा रखी थी। उसकी दुकान पर धीरे धीरे भीड़ लगने लगी, लेकिन लोग अभी भी असमंजस में थे कि यह सामान खरीदा जाए या नहीं। रामचरण ने अपने ग्राहक खींचने के लिए चालाकी से काम लिया। उसने भीड़ से कहना शुरू किया, आज मौसम साफ है, लेकिन आप नहीं जानते कि कब बारिश आ जाएगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास छाता है? क्या आपके पास आपदा से बचने का साधन है? रामचरण की बातों ने लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी। उसकी बातों का असर दिखने लगा। धीरे धीरे लोग उसके दुकान पर घुसने लगे और अनोखे सामान के बारे में पूछताछ करने लगे। कुछ लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे छाते, नावें खरीदने लगे। रामचरण ने हर वस्तु की कीमत थोड़ी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि इस डर के माहौल में लोग मोल भाव नहीं करेंगे। दिन बीतने के साथ उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। उसके सामान को लेकर लोगों में उत्सुकता और भय दोनों बढ़ रहा था। मेले में जितने भी व्यापारी थे, उनमें से कोई भी रामचरण जितना मुनाफा नहीं कमा रहा था। उसकी दुकान सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली जगह बन गई थी। अन्य व्यापारी भी हैरान थे कि रामचरण यह सब कैसे कर रहा है। रामचरण की चालाकी और व्यापार की योजना चल रही थी, लेकिन उसकी सफलता से कुछ समझदार लोग भी संदेह करने लगे थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम हरिदत्त था, रामचरण के व्यापारिक तौर तरीकों पर शक करने लगा। हरिदत्त ने सोचा कि अगर सच में कोई बड़ी आपदा आने वाली है
तो इसका सरकारी तौर पर ऐलान क्यों नहीं हुआ? हरिदत्त ने रामचरण के झूठ को उजागर करने की ठान ली। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मेले में जाकर लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि यह सब झूठ है। रामचरण केवल अपनी जेब भरने के लिए लोगों को डरा रहा है, कोई आपदा नहीं आ रही है। हरिदत्त की बातें लोगों के मन में बैठने लगी थीं। कुछ लोग अब रामचरण की दुकान का सामान खरीदने से कतराने लगे थे। लोगों में यह चर्चा होने लगी थी कि शायद यह व्यापारी उन्हें धोखा दे रहा है। मेले में कई लोग रामचरण की दुकान के बाहर खड़े होकर चर्चा करने लगे कि क्या वाकई में कोई आपदा आ रही है या सिर्फ एक चालाक व्यापारी की चाल है। रामचरण को यह खबर मिली कि हरिदत्त ने उसके खिलाफ गांव में लोगों को इकट्ठा किया है और उसकी अफवाह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा है। इससे रामचरण थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय स्थिति को और भी अच्छी तरीके से संभालने का फैसला किया। रामचरण को समझ में आ गया था कि अगर उसे इस चुनौती का सामना करना है तो उसे लोगों को विश्वास दोबारा जीतना होगा। उसने तुरंत ही एक नई चालाकी भरी योजना बनाई। उसने सोचा कि वह खुद को एक परोपकारी व्यापारी के रूप में पेश करेगा। रामचरण ने कुछ पुराने ग्राहकों को बुलाया और उन्हें मुफ्त में कुछ सामान देना शुरू कर दिया। उसने यह संदेश फैलाया कि वह सिर्फ मुनाफा कमाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए काम कर रहा है। उसने गांव के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाकर कहा, आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोग सुरक्षित रहें। इसलिए आज मैं कुछ सामान मुफ्त में दे रहा हूँ, ताकि जो लोग इसे खरीद नहीं सकते वे भी सुरक्षित रहें। इस कदम से लोगों के मन में रामचरण के प्रति फिर से विश्वास जागने लगा। अब लोग हरिदत्त की बातों को नजरअंदाज करने लगे और सोचने लगे कि अगर रामचरण से मुनाफा कमाने चाहता तो वह मुफ्त में सामान क्यों बांटता। रामचरण ने अपनी योजना को और आगे बढ़ाते हुए अपने कर्मचारियों से यह प्रचार करवाया कि वह केवल जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है। यह प्रचार पूरे गांव और मेले में फैलने लगा। लोगों ने फिर उसकी दुकान पर आना शुरू कर दिया और उसके प्रति आस्था जताई। रामचरण की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी। अब गांव के लोग सोचने लगे कि रामचरण सच में एक नेक व्यापारी है। उन्होंने उसकी मुफ्त में दी जा रही चीज़ों को देखकर महसूस किया कि वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा में भी दिलचस्पी रखता है। कुछ लोग जो पहले हरिदत्त की बातों से प्रभावित हो गए थे, अब रामचंद्र के प्रति निष्ठावान हो गए थे। हालांकि हरिदत्त ने अभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा कि रामचरण की चालाकियां गांव वालों को आंखों में धूल झोंक रही है। हरिदत्त ने गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्गों को बुला रामचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसने कहा कि यह व्यापारी सिर्फ चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। मुखिया, जो गांव के सबसे सम्मानित और समझदार व्यक्ति थे, ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने रामचरण को अपने कार्यालय बुलाया और उससे जवाब तलब किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब रामचरण को मुखिया के सामने अपने व्यापार की सच्चाई और उद्देश्य को साबित करना था। रामचरण ने मुखिया के सामने पेश होते समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। उसने मुखिया को समझाने की कोशिश की कि वह केवल लोगों की भलाई का काम कर रहा है। उसने कहा, मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि लोग सुरक्षित रहें और मेरे द्वारा बेची जाने वाली चीज़ें आपदा के समय उनकी जान बचा सकती हैं। मुखिया ने रामचरण की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने उससे कुछ सख्त सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि तुमने इतनी ऊंची कीमत क्यों रखी है? क्या तुम्हारे द्वारा बेचे जा रहे सामान वाकई में आपदा के समय उपयोगी है? रामचरण ने कहा कि उसकी कीमतें सामान की गुणवत्ता और दुर्लभता के आधार पर तय की गई है। उसने दावा किया कि यह वस्तुएं भविष्य में बहुत काम आने वाली हैं, खासकर जब कोई प्राकृतिक आपदा आएगी। मुखिया ने रामचरण को मौका दिया कि वह अपने दावों को साबित करें। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा सामान वास्तव में उपयोगी है तो सार्वजनिक रूप से दिखाओ और साबित करो। रामचरण ने मुखिया की चुनौती को स्वीकार किया और तुरंत एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह अपनी छाते, नावें, अन्य बचाव उपकरणों को सबके सामने पेश करेगा और दिखाएगा कि वह आपदा के समय कैसे मदद कर सकते हैं। रामचरण ने बड़े जोश से इस प्रदर्शनी की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे गांव और मेले में इसका प्रचार किया और लोगों को इस प्रदर्शनी में आने का आमंत्रित किया। उसने इस मौके को अपने व्यापार को फिर से मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। प्रदर्शनी के दिन गांव और मेले के सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। रामचरण ने अपने सभी बचाव उपकरणों को बड़े ध्यान से प्रदर्शित किया। उसने बताया कि छाते कैसे अचानक आई बारिश से बचा सकते हैं, नावें बाढ़ के समय कैसे काम आ सकते हैं और आग से सुरक्षा वाले उपकरण कैसे जान बचा सकते हैं। रामचरण की बातों ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि यह वस्तुएं उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मुखिया और गांव के अन्य बुजुर्ग भी प्रदर्शनी देखकर संतुष्ट हुए। हालांकि हरिदत्त और कुछ अन्य लोग अभी भी रामचरण की सच्चाई पर संदेह कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनी के बाद रामचरण की स्थिति और भी मजबूत हो गई। अब लोगों का विश्वास उसकी ओर लौटने लगा था।
प्रदर्शनी के बाद रामचरण की प्रतिष्ठा गांव और मेले में फिर से बढ़ने लगी। उसकी दुकान पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ जुटने लगी थी। लोग अब न सिर्फ उसके सामान खरीदने में रुचि दिखा रहे थे, बल्कि रामचरण के चरित्र पर भी भरोसा करने लगे थे। उसने गांव और आसपास के शहरों में भी अपना नाम बना लिया था। रामचरण ने सोचा कि अब समय आ गया कि वह अपने व्यापार को और विस्तार दे। उसने यह विचार किया कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाएगा और नए प्रकार के आपदा प्रबंधन के उपकरण पेश करेगा, जिससे कि वह और भी अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सके। वह व्यापार के नए आयामों पर काम करने लगा। उसने छाते, नावें और आग से बचाव के उपकरणों के अलावा अन्य उपकरणों को भी बनाने की योजना बनाई, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन को सुरक्षित बना सकें। जैसे जैसे रामचरण का व्यापार बढ़ रहा था, गांव में एक नया संकट आ गया। श्यामपुर गांव के पास एक प्रमुख सड़क का निर्माण शुरू हो गया, जिसके कारण पूरे गांव में धूल और कीचड़ फैलने लगी। यह निर्माण कार्य गांव वालों की दैनिक जीवन में बाधा डालने लगा। व्यापारियों के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि ग्राहक अब गांव की दुकान पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इस नए संकट ने रामचरण को भी प्रभावित किया, लेकिन उसने इसे एक अवसर के रूप में देखने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह इस संकट में लोगों की मदद करे तो उसका व्यापार और भी अधिक मजबूत हो जाएगा और लोगों का विश्वास उस पर और भी गहराई से स्थापित हो जाएगा। रामचरण ने अपनी पुरानी योजना से प्रेरणा लेते हुए एक नई योजना बनाई। उसने बचाव उपकरणों का प्रचार करते हुए उन उत्पादों में बदलाव किया और इस समय कीचड़ और धूल से बचने के लिए नए उत्पाद पेश किए। उसने विशेष प्रकार के रेनकोट और धूल से बचाव के लिए मास्क बनवाना शुरू किया। रामचरण ने इन वस्तुओं को उन ग्राहकों को मुफ्त में देना शुरू कर दिया जिन्होंने पहले से उसके बचाव के अन्य उपकरण खरीदे थे। उसने यह संदेश फैलाया कि वह इस मुश्किल समय में गांव वालों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। रामचरण की इस नई पहल ने गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने देखा कि रामचरण सिर्फ व्यापार करने में बल्कि उनके संकट के समय उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लोग अब उसे केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक सहायक और हितैषी के रूप में भी देखने लगे थे। रामचरण की इस पहल ने उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ा दी। उसने संकट को अवसर में बदलकर अपने व्यापार को एक नई पहचान दी। उसकी दुकान पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। अब उसके उत्पादों की मांग केवल गांव में ही नहीं बल्कि अगल बगल के शहरों में भी होने लगी थी। रामचरण की योजनाएं सही दिशा में जा रही थी, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा। उसे यह समझ में आया कि व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए केवल चालाकी ही नहीं बल्कि ईमानदारी और वास्तविक मदद भी जरूरी है। उसने महसूस किया कि ग्राहक का विश्वास केवल उसके बेहतरीन बेचने के तरीके से ही नहीं बल्कि उनके वास्तविक हितों की चिंता करने से भी प्राप्त हुआ है। इसलिए रामचरण ने अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत और ईमानदारी से काम किया। रामचरण ने सिर्फ अपने व्यापार को ही नहीं बल्कि गांव के विकास और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दी। उसने सोचा कि व्यापार में प्राप्त मुनाफे का एक हिस्सा गांव के विकास और लोगों के भलाई में लगाना चाहिए। रामचरण ने गांव के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सामाजिक परियोजनाओं में भी योगदान देना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल की स्थापना की जहां पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही उसने छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू किया जहां गांव वालों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। रामचरण के इस सामाजिक योगदान ने उसे गांव में एक नई पहचान दिलवाई। अब लोग उसे सिर्फ एक व्यापारी ही नहीं बल्कि एक सहयोगी और सच्चे मित्र के रूप में भी देखने लगे थे। अपने सामाजिक योगदान को स्थायी रूप में देने के लिए रामचरण ने एक ट्रस्ट की भी स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना था। ट्रस्ट के माध्यम से गांव के कई बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती और स्वास्थ्य सेवाओं के विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं। रामचरण ने अपने व्यापार को न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के शहरों और गांवों में भी फैलाना शुरू कर दिया। उसने अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया और अपने व्यापार को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। अब उसके पास बड़ी मात्रा में उत्पादन और बिक्री की सुविधाएं थी। उसने श्यामपुर के बाहर भी अपनी शाखाएं खोलना शुरू कर दी। रामचरण ने अपने व्यवसाय को एक नया आयाम दिया और उसे एक ब्रांड के रूप में भी विकसित किया। इसके साथ ही उसने अपने व्यापार में सामाजिक योगदान के सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ा। उसने हमेशा नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने की आदत डाल ली थी और व्यापार में आने वाली नए अवसरों को सही समय पर बुनाया। रामचरण की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती है। उनके व्यापारिक सफलता के पीछे उनके अच्छे कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने हमेशा ईमानदारी, निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी। रामचरण के जाने के बाद उन्हें एक चतुर और नेक व्यक्ति के रूप में याद किया गया। रामचरण के जीवन से सीखे गए कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं। ईमानदारी और निष्ठा। हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बने रहें, क्योंकि यह व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यापार के साथ साथ समाज के विकास के लिए भी योगदान जरूरी है। अच्छे कामों का फल कभी खराब नहीं होता। तीसरा, निरंतर सीखना। हमेशा नए सीखते रहें।
जैसे रामचरण हर मुसीबत में नई चीज सीख रहे थे। एक अच्छा नाम ही सबसे बड़ी विरासत है। हमेशा ऐसा काम करें जिससे आपका नाम हमेशा याद रखा जाए। रामचरण की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सफलता केवल धन कमाने में ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालने में निहित है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।